नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन मिशन 2023 के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जुट चुकी हैं। विधानसभा चुनाव में सीएम के चेहरे को लेकर दोनों ही दलों के बीच जुबानी जंग भी चल रही है, तेज है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर चल पड़ी है चेहरे की सियासत। तो छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 के लिए चुनावी शंखनाद भले अभी ना हुआ हो, लेकिन चेहरे की सियासत तो तेज हो चली है। कौन पार्टी किस चेहरे के सहारे सियासी मैदान में उतरेगी, सियासी फिजाओं में ये सवाल भी गूंजने लगे हैं। और बीजेपी के सवाल पर कांग्रेस का जवाब भी आ चुका है कि कांग्रेस के पास तो सीएम भूपेश बघेल हैं, उनका चेहरा। बीजेपी बताए उनके खेमे में किसका चेहरा है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस और बीजेपी के बीच अब चेहरे की सियासत शुरू हो गई है। जी हाँ, चेहरे मतलब वो शख्स जिसके बूते दोनों ही पार्टियां चुनावी मैदान में उतरने वाली हैं। ये सवाल सियासी गलियारे में एक बार फिर तैर रहा है। चेहरे का सवाल बीजेपी ने उठाया है, इसलिए जवाब बनकर सवाल कांग्रेस खेमे से सामने आया है। बीजेपी प्रभारी एनडी पुरंदेश्वरी, उन्होंने सवाल किया है कि कांग्रेस पहले ये तो बताया कि उनका चेहरा कौन होगा अगली बार, मुख्यमंत्री का चेहरा। देखिए, हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा तो उनको बताना है। कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा? पहले 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, उनके लिए तो वो कह चुके हैं कि वो चेहरा नहीं होंगे, तो कौन चेहरा होगा? ये सवाल उनको अपने से पूछना चाहिए, कांग्रेस पार्टी से नहीं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने गेंद एक बार फिर बीजेपी के पाले में ये कहकर डाल दिया है कि कांग्रेस के पास तो सीएम के तौर पर भूपेश बघेल का चेहरा है। चेहरा बीजेपी को तलाशना है, क्योंकि रमन सिंह नहीं तो फिर कौन। लेकिन पुरंदेश्वरी कह रही हैं, बीजेपी की रीति और नीति कांग्रेस से अलग है। बीजेपी इज अ वेरी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि हमने बहुत बार यही आपके माध्यम से लोगों को भी बताए थे कि भाजपा भी चुनाव लड़ना चाहती है, जीतना चाहती है, सत्ता में आना चाहती है। बट अलग क्यों है? अलग इसलिए है क्योंकि सारे राजनीतिक दल जीतकर सत्ता में आना चाहती है अधिकार चलाने के लिए, पर भाजपा जीतकर सत्ता में आने चाहती है अधिकार को सेवा का माध्यम बनाने के लिए। जब मैं यहाँ आती हूँ तो मुझ पर तो टिप्पणी होती है उनकी तरह से। वो क्यों होती है? They should look into their house, ना? Why are they questioning me now? भाजपा के पास सब मुद्दा नहीं है, इसी वजह से वो बुद्धिजीवियों के पास। अरे इतने सारे मुद्दे आपके सामने, अभी मैं चिट्टा खोली हूँ, है ना? इतने सारे मुद्दे हैं। थोड़ा बाहर जाकर लोगों से भी बात कीजिए, पता चल जाएगा। हालांकि कुछ दिनों पहले ही बीजेपी ये खुद ही साफ कर चुकी है कि वो छत्तीसगढ़ में 2023 का चुनाव पीएम मोदी के चेहरे और कमल के निशान पर लड़ेगी। लेकिन प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कांग्रेस से चेहरे का सवाल करके खुद ही बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है और चेहरे की सियासत को हवा दे दिया है। अब देखना है कि चेहरे की सियासत दोनों खेमों के किस चेहरे पर जाकर ठहरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो देखिए, चेहरे पर सियासत छत्तीसगढ़ में हमें देखने को मिल रही है। बीजेपी के अपने ही अलग तर्क हैं कि वो पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस का सवाल यह है कि बीजेपी बताए कि आखिर कौन है चेहरा छत्तीसगढ़ में सीएम का बीजेपी के पास। तो चर्चा होगी आज चेहरे पर और इस
खास विषय पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय श्रीवास्तव जी बीजेपी से। संजय जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। और सुरेंद्र वर्मा जी भी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और संजीव गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। संजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संजीव जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करूंगा मैं। आपको क्या लगता है, किसी भी चुनाव में, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, किसी भी चुनाव में एक पार्टी के लिए चेहरा डिसाइड होना, चेहरा निर्धारित होना कि हम इस चेहरे से ही चुनावी मैदान में जाएंगे, कितना महत्वपूर्ण होता है और उस पार्टी के लिए कितना अहम होता है? संजीव जी। तो निश्चित तौर पर किसी भी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण होता है। आप इससे पहले कि जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे छत्तीसगढ़ ही, केवल बात छत्तीसगढ़ की नहीं है, देश के अलग अलग राज्यों के, देश के जो चुनाव, लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं, उसमें भी देख लीजिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल उनके चेहरे थे, पंजाब में फिर उसके बाद भगवंत मान को चेहरा बनाए, इससे पहले छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह जी चेहरा हुआ करते थे। हालांकि पिछले समय जब कांग्रेस ने जब चुनाव 2018 की बात मैं कर रहा हूँ, उस समय कोई चेहरा कांग्रेस के पास तो था नहीं, लेकिन हाँ, एक था कि भाई जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या फिर नेता प्रतिपक्ष हैं, वो हो सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जाते थे, लेकिन स्पष्ट चेहरा कोई नहीं था। चेहरा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या राज्य में विधानसभा का चुनाव हो, मुद्दे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं चेहरे के बाद। चेहरा अपने आप में महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर चेहरा महत्वपूर्ण अगर 100% चेहरा ही डिपेंड करता तो रमन सिंह जी चुनाव नहीं हारते, क्योंकि उनके पास तो स्पष्ट चेहरा था बीजेपी के पास, और कांग्रेस के पास कोई बहुत स्पष्ट चेहरा नहीं था। तो लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए मुद्दे क्या हैं, वहां की स्थिति क्या है, परिस्थितियां क्या हैं, क्या विपक्षी दल सरकार की नाकामी को, जो भी नाकामी हुई है उनसे, उनको वो सामने लाने में सक्षम हुए हैं, क्या सरकार की जो पार्टी है, जो सत्ताधारी पार्टी है, क्या वो अपनी जो भी उन्होंने काम किया है वो उससे संतुष्ट कर पाए हैं वो जनता को। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। लेकिन फिर भी अगर कहीं चेहरा होता है किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास, तो निश्चित तौर पर वह एक स्पष्ट रहता है सामने, सबके सामने, जनता के सामने, कि हाँ, इनके नेतृत्व में हम जो पार्टी है वो अपनी सरकार बनाएगी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। तो चेहरा तो निश्चित तौर पे महत्वपूर्ण होता है जी। ठीक है संजीव जी, लौटूंगा मैं आपके पास। सुरेंद्र वर्मा जी, संजीव जी की बात आपने सुनी, उनका यही कहना था कि चेहरे से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि मुद्दे अगर पार्टी के पास हों तो वो चुनाव जीत सकती है, चेहरा इतना मायने नहीं रखता। अब आप लगातार सवाल बीजेपी पर उठाते रहे हैं कि चेहरा कौन है, चेहरा कौन है, ये पूछ रहे हैं, लेकिन संजीव जी की बात पर क्या कहेंगे आप? सुरेंद्र जी। गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, निश्चित रूप से उनकी सभी बातों से, सभी तर्कों से पूरी तरह सहमत हूं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सवाल तो यहाँ पर खड़ा होता है सुमित जी, जिनके नेतृत्व में ये भारतीय जनता पार्टी 3 बार सरकार बनाए, आज ऐसी क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की कि उनके नेतृत्व को लगातार नकारा जा रहा है। आपको विगत दिनों बयान शिव प्रकाश जी का भी आपने सुना होगा, उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कहा कि ये 3 बार जो सरकार बनाए वो अपने पुरुषार्थ पर नहीं, बल्कि इनडायरेक्टली उन्होंने बी टीम का उल्लेख किया था। उसके साथ साथ पुरंदेश्वरी जी ने तो सिरे से नकार दिया है। देखिए, जब भी लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, प्रदेश स्तर पर हम बात करें सुमित जी, तो उसमें कार्यकर्ता और स्थानीय नेताओं की सहभागिता अनिवार्य है। उसके बिना यदि आप उनको बाईपास करके कोई भी प्लानिंग करेंगे तो ये इसमें सफलता की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती। और लगातार जो प्रभारी आ रहे हैं, जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, यहाँ के सभी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और ये आउटसोर्सिंग का चरित्र इनका आराम से ही रहा है। भारतीय जनता पार्टी का मूल एजेंडा पूंजीवाद है, और उसके लिए आउटसोर्सिंग करके ही स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं के हक का गला घोटते रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये मान चुका है कि जो 15 साल के इनके कुशासन की जो कालिक है, जो भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी है, नान और धान, अगस्ता और पनामा जैसे मामले है, नागरिक सहकारी बैंक में जो उमेश सिन्हा का नार्को टेस्ट था, वो छत्तीसगढ़ की जनता तो जानती ही है। अब भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी ये मान चुका है कि इनकी कालिक अभी धुली नहीं है, और इनके चेहरे पर यदि हम गए तो नुकसान उठाना पड़ेगा, ये तय है। और यही कारण है। दूसरी ओर जो भूपेश बघेल जी की बात, ठीक है सुरेंद्र जी, मैं लौटूंगा आपके पास। सुरेंद्र जी, मैं आपको और मौका दूंगा, मैं लौटूंगा। संजय श्रीवास्तव जी, क्या कहना है आपका? भले ही अभी आपका चेहरा डिसाइड नहीं हुआ हो छत्तीसगढ़ में, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं ना कि अगर चेहरा डिसाइड हो जाता है तो पार्टी के लिए फायदा होगा? नहीं, देखिए, मैं बिल्कुल इसको कतई कभी
भी मैं इसको नहीं मानता, एक सिरे से खारिज करता हूं। जी देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस है वैचारिक रूप से विकलांग हो चुकी है, वैचारिक रूप से संक्रमित हो चुकी है, इसलिए वो सही चीजों को सामने नहीं रख पाती है। जब बात मुद्दे विशेष पर होती है तो उस लेवल की चर्चा होनी चाहिए। अब क्या किए क्या नहीं किए, वो है ये है, मैं शराबबंदी करूं, मैं बेरोजगारी भत्ता बताऊं, बात आज उसकी चर्चा नहीं है। आज चर्चा हो रही चेहरे पर, तो हमको चेहरे पर फोकस करना चाहिए, इतिहास में जाना चाहिए। देश की आजादी के 75 सालों में किस तरीके की स्थिति सामने आती है। मैं तो केवल कांग्रेस पर केवल एक प्रश्न करूंगा, बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, क्योंकि इनकी याददाश्त कमजोर है, कि 2018 में आप ही बता दो ना कि आप विपक्ष में तो आपने किसको बोला था कि यह मुख्यमंत्री बनेगा। बस इतना ही से सवाल, इसका सही जवाब आ जाएगा तो मैं डिबेट से उठकर चले जाऊंगा माफी मांग के। तो आखिर आप कर क्या रहे हैं, क्या किस विषय पर चर्चा हो रही है, उस पर तो चर्चा करो। कभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे? है 19 का चुनाव लड़ा, आपने नहीं कह सकते। आप समझिए, देखिए आज चिंता उनको होती है जिनके नेतृत्व में सरकार चलती है। यदि सरकार अच्छी चलती है तो अपने आप एक चेहरा होता है उनके पास में, मुख्यमंत्री के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर, तो वो चेहरा कमोवेश 99% ये होता है कि उन्हीं के चेहरे पर लड़ा जाता है। हमने भी लड़ा, डॉक्टर मनमोहन सिंह मुख्यमंत्री है, हमने लड़ा। आज हमारे लिए वो मजबूरी नहीं है, आज हम विपक्ष में हैं, आज हम सामूहिकता। देखिए 2003 अजीत जोगी के समय की, जब हम विपक्ष में थे, हम किसी को फोकस करके नहीं लड़े थे, हमने सामूहिकता के साथ चुनाव लड़ा, हमारा मेजोरिटी आई, विधायक दल ने नेता चुना, केंद्रीय नेतृत्व ने मोहर लगाया, डॉक्टर मनमोहन सिंह मुख्यमंत्री बन गए। 2008 में जीते इसलिए कि वो मुख्यमंत्री थे, 13 में आए क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे, अब 18 में। अब चिंता इनकी है। दरअसल कांग्रेस के सामने क्या है, हमने तो अच्छा है कि भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में लड़े चुनाव। अभी टीएस बाबा तो बोल रहे हैं ना, भाई आप लोग समझ लो ना, आप ही लोग तो चिंता कर लो। वाजिब सवाल कर लेते हैं। संजय जी रोकूंगा मैं आपको। सुरेंद्र जी, कहीं ना कहीं सवाल तो लाजमी है उठना कि 2018 में जब आप चुनाव लड़े तो आपके पास भी कोई चेहरा नहीं था, और चुनाव जीतने के बाद यह भी संशय था कि मुख्यमंत्री कौन होगा, सीएम भूपेश बघेल होंगे या टीएस बाबा होंगे। 4 दिशा में घूम रहे थे वर्मा जी, या ताम्रध्वज या चरणदास, 4 हैं सर, उसमें 4। सुरेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है क्या? 4 दिशा में थे, 4 दिशा में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, चारों का नाम मैंने बता दिया। भूपेश बघेल, लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है वर्मा जी तक। चरणदास महन। संजीव गुप्ता जी, आपके पास आना चाहूंगा। अब छत्तीसगढ़ की सियासत को मैं समझना चाहूंगा आपसे। जैसे 2018 में कांग्रेस के पास भी चेहरा नहीं था, जैसा कि आपने कहा कि उन्होंने बगैर चेहरे के चुनाव लड़ा। अब बीजेपी भी कह रही है कि वो हम पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। तो आखिरकार ये छत्तीसगढ़ की सियासत में चलता क्या है, क्या होता क्या है वहां पर, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, एक मैं आपको बता दूं कि, और सारे दर्शकों को भी ये जानकारी होगी कि मुद्दे जो होते हैं अलग अलग होते हैं। विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, अगर कहीं आप शहरी निकायों के जब चुनाव होते हैं तो उसके मुद्दे अलग होते हैं। देखिए क्या होता है कि लोकसभा के जब चुनाव में जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम लोकसभा में एक प्रधानमंत्री चुनते हैं, जो देश की बागडोर हम उनके हाथ में सौंपते हैं, और हमें वो तय करना होता है कि कौन हमारे लिए ठीक तरीके से होंगे, कौन बेहतर होगा हमारे लिए, कौन हमारे देश को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएगा। और भी दूसरे मुद्दे हैं जो हमारे जो सारी चीजें हैं जो देश के भीतर जो बेहतर होनी चाहिए उसको कौन बेहतर कर सकता है, कौन सी पार्टी कर सकती है, कौन सी पार्टी नहीं कर सकती है, और उस आधार पे चुनाव होते हैं। उसी तरह राज्य में जो चुनाव होते हैं, विधानसभा के जो चुनाव होते हैं, राज्य की सरकार के जो चुनाव होते हैं, तो वो निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ की जो जनता, राज्य की जनता होती है, वो यहाँ के स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखती है कि राज्य में जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्याएं हो, चाहे नक्सल की समस्या हो या फिर और भी दूसरी जो समस्याएं हैं, सड़क बिजली पानी है कि नहीं है, और भी यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य का बेहतर व्यवस्था है कि नहीं है, और जो भी मुद्दे हो सकते हैं उसके ऊपर चुनाव लड़ा जाता है। देखिए 2-3 चीजें थी 2018 के चुनाव में। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम कर रही थी। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी लगातार 15 साल के शासन में थी, जनता भी चाहती थी कि कुछ बदलाव हो, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी चीजें थी कि कुछ गलतियां भी थी अंतिम में जो भी भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान, उसका भी एक खामियाजा जो है भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा था। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी चुनाव होंगे विधानसभा के, तो स्थानीय मुद्दे ज्यादा उसमें कारगर। ठीक है, लौटूंगा सर आपके पास। सुरेंद्र वर्मा जी, ये सवाल तो उठता ही है कि आप चेहरा की बात कर रहे हैं, बीजेपी से पूछ रहे हैं कि चेहरा कौन है, लेकिन 2018 में आपके पास भी तो चेहरा नहीं था। जब चुनाव जीत गई कांग्रेस तब भी संशय बरकरार था कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सीएम भूपेश बनेंगे या टीएस सिंहदेव बनेंगे या ताम्रध्वज साहू बनेंगे, कई सारे नाम थे। सुमित जी, स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार जिन्हें
अपने नेतृत्व में सभी 90 विधानसभाओं में संकल्प शिविर आयोजित किया और घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष टीएस सिंहदेव थे, तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के चेहरे तो थे, उनके नेतृत्व में लड़ा गया था। लेकिन आज तो इनकी पुरंदेश्वरी जो है, इनकी प्रभारी जो है, वो इनके अभी वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष को, पूर्व मुख्यमंत्री को बाईपास कर रही है और बड़ी बड़ी बात कर रहे थे संजय श्रीवास्तव जी। जब ये सरकार में होते हैं 53% आबादी है सुमित जी ओबीसी की। आज हमारे मुखिया प्रदेश हमारे मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और बहुसंख्यक जो मंडल आयोग के अध्यक्ष हैं वो इस वर्ग से हैं। 32% आबादी जनजाति की है। ये लगातार उनका शोषण करते रहे। 13% आबादी यहाँ पर अनुसूचित जाति की है। इस प्रकार से 97% आबादी की 15 साल में क्या सहभागिता थी सत्ता में, ये बताएं। और जिस प्रकार से ये वैचारिक विकलांगता की बात कर रहे हैं तो ये अंधभक्तों में है। सुन ले संजय श्रीवास्तव जी, ये उस पर बात नहीं करेंगे। 15 साल जितना शोषण। सुरेंद्र वर्मा जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप बहुत सारे मुद्दे गिना रहे हैं लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। संजय श्रीवास्तव जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आखिरी 30 सेकंड। देखिए, मेरे को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है जब कांग्रेस के लोग जवाब नहीं दे पाते। आप मुद्दे की बात कर रहे हैं, वो कहां चले गए ओबीसी और 91% और तमाम प्रकार के। अरे भाई ठीक है ना, आप यदि एक मिनट सुरेंद्र भाई, यदि आप ओबीसी करना चाहते हैं तो मैं निवेदन करता हूं कि आज शाम को मुख्यमंत्री जी या प्रदेश अध्यक्ष आपके डिक्लेयर कर दें कि अगला मुख्यमंत्री हमारा ओबीसी का होगा। खत्म, हम कुछ सवाल ही नहीं खड़ा करेंगे। कम से कम आप कल डिक्लेयर करवा दीजिए, आज शाम को करवा दीजिए। सुनने क्या, अरे सुनिए तो वर्मा जी, सुरेंद्र वर्मा जी 2 मिनट भैया, ऐसे नाराज नहीं होते भाई, जवाब देना चाहिए। नाराजगी के साथ थोड़ी ना जवाब देना चाहिए, हाथ में खेलते जवाब देना चाहिए। और मैं तो चाहूँ, अरे सुनो तो हमारे वही बात है। बीच में बोलोगे तो क्या होगा, मजा आएगा क्या? किसी को समझ में आएगा क्या? डिबेट समझ में नहीं आएगा। मैं तो ये भी चाहता हूँ, सुनो तो, अरे मेरी बात को सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ बताइए। वो हमारे चेहरे हैं। हाँ, डिक्लेयर कर रहे हैं क्या? वो डिक्लेयर कर रहे हैं क्या कि ओबीसी ही मुख्यमंत्री होगा? ऐसा मुख्यमंत्री जी? अरे आपने 15, अरे डिक्लेयर कर रहे हो क्या? ताराचंद साहू जैसे नेता को छोड़ना पड़ा। ठीक है, ना कोई सुनने को तैयार है, ना कोई चुप होने को तैयार है। बहुत धन्यवाद आप सभी का। संजीव जी बहुत धन्यवाद, सुरेंद्र जी आपका भी बहुत धन्यवाद, और माफी के साथ संजय जी आपको रोकना चाहूंगा, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आइए अब एक नजर टॉप 20 पर।